अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने वाइंड अप किया थे रेशोज वगैरह के जितने भी हमारे कह सकते हैं टाइप्स थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वगैरह जितनी भी थी चीज़ें डिस्कस की थी। और प्रोपोर्शन के ऊपर मैंने बात की थी कि प्रोपोर्शन के अंदर हमारा एक रूल था, वो भी मैंने आपको बताया था वो कौन सा रूल था। ठीक है, वहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत आसान थी और आई गेस क्लियर थी। ठीक है। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे चैप्टर कंप्लीट कर लें और इसके बाद हमारा इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर टेस्ट होगा 2 चैप्टर्स का एक साथ, या तो पढ़ लूँगा या फिर दोनों का अलग ले लूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, जो कि है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का नाम से मतलब लग रहा है कि ऐसा प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या था, प्रोपोर्शन था हमारा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रेशो होता है एक ए रेशो बी, ये एक सिंगल रेशो है। ठीक है। और एक रेशो है हमारे पास सी रेशो डी। अगर दो रेशोज हमारे पास मौजूद हो किसी इक्वालिटी के साइन के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ये तो मैंने लास्ट डिस्कस कर लिया था, सबसे पहली क्लास जो थी हमारी इस टॉपिक की। तो प्रोपोर्शन का मतलब है दो रेशोज किसी रिलेशन में हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अब अगर हम यहाँ बात करें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, अब नाम से लग रहा है कंटिन्यूड, यानी कि ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें कंटिन्यूटी हो। ठीक है। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोपोर्शन ले लेते हैं एक्स रेशो वाई। ठीक है। और डबल रेशो, अच्छा इसका मतलब मैंने आपको बताया था इक्वल टू ही होता है। डबल रेशो का मतलब वाई रेशो जेड। यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने लास्ट डिस्कस भी किया था कि अगर ए रेशो बी, ये प्रोपोर्शन है हमारे पास इक्वल्स टू सी रेशो डी। तो जो इक्वल्स टू है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी। ये चीज और ये चीज हमारी सेम है। ठीक है। तो अगर हम देखें प्रोपोर्शन की ये वाली चीज को, इसमें आप देखें कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी किस चीज की है। अगर आप y को देखें, यहाँ पर y इस वाले रेशो में भी है यहाँ पर, और इस वाले रेशो में भी है यहाँ पर। तो ये इस रेशो की कंटिन्यूटी है कि दोनों में है। अच्छा, इस चीज को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले तो आप देख लें, पहले तो आप इस चीज को काइंड ऑफ ले जाएं, इसको फ्रैक्शन उसके इक्वालिटी में ले जाएं। ये हो जाएगा x रेशो y इक्वल टू y रेशो z। और आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ये जो रेशोज है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा x ओवर y और ये हो जाएगा y ओवर z। और इसको अगर हम काइंड ऑफ सिंप्लीफाई करें, y को इधर ले जाएं, ठीक है, और z को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास आएगा x z इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास, जिसमें हम ऐसे लिखें अगर x रेशो y रेशो z, तो हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x z इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। ये मैंने बताया कि ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं और ये क्या रिलेशन है इसका। इसका ये रिलेशन है कि ये देखिए इसकी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि x z का रिलेशन है वाई स्क्वायर के इक्वल। वेरी गुड, समझ में आ गई। वैसे बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब अगर आगे देखें इसी चीज को कंटिन्यू रखे थे कि अब ये चीज अगर हमारे पास ऑब्टेन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। यानी कि इस केस में हमारे पास क्या मीन प्रोपोर्शन है, बी। बी हमारे पास क्यों मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन में एक वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ प्रॉप। मीन का मतलब क्या होता है, अगर आपको मैथ्स के रिलेटेड पता हो, मीन मीडियन मॉड जिस तरह हम पढ़ते हैं कभी मैथ्स के अंदर भी, तो मीन का मतलब होता है ऐसी चीज जो रिपीट हो रही हो या फिर सेम हो। ठीक है।
तो आप देखें y इन दोनों में रिपीट हो रहा है, तो y इस वाले केस में कह सकते हैं मीन प्रोपोर्शन है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते a रेशो b और डबल रेशो, यानी कि प्रोपोर्शन बोल सकते हैं b रेशो c के, तो इस वाले केस में क्या मीन प्रोपोर्शन हो गया, मुझे बताएं चैट बॉक्स में जल्दी से। इस वाले केस में a रेशो b और प्रोपोर्शन b रेशो c में कौन सा मीन प्रोपोर्शन हो गया। मीन का मतलब मैंने बताया जो रिपीट होता है या फिर जो ज्यादा दफा आ रहा है। तो इस केस में इस तरह का y था क्योंकि y रिपीट हो रहा था दोनों में। तो इस केस में क्या हो गया हमारे पास, अनम्यूट, या तो अनम्यूट करके बता सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बता दें। जी, तो इसका रेशो हो गया हमारे पास, सॉरी इसका मीन वाला हमारे पास पार्ट हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू सी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख दिया हमने, उसके बाद हमारे पता लग सकता है इसमें कि इसमें मीन प्रोपोर्शन क्या है, ये है हमारे पास बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों में रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये। अब इसी को फर्दर आगे लेके चलते हैं कि ये जो चीज हमने समझी है मीन प्रोपोर्शन वाली बात, इसका कहाँ यूज है। हम ये ए बी सी वाला यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर था ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी, और ये जो था हमारे पास रेशो, इसको हमने किस तरह लिख लिया था कि ये इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, ए इंटू सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और इसमें मीन प्रोपोर्शन क्या था हमारे पास, ये बी वाला पार्ट था। ये मीन प्रोपोर्शन है क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये मीन प्रोपोर्शन था। अब 20 में मीन प्रोपोर्शन है। अब ये जो चीज हमारे पास आ गई, ये बताती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को। अच्छा, अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू है अगर हमारे पास कहा जाता है कि अगर तीन क्वांटिटीज, ये हमारे पास थ्री क्वांटिटी है ना, ए एक हो गई, एक बी हो गई, बी रिपीट हो रही है तो बी ए की क्वांटिटी में आ जाती है, यानी कि एक क्वांटिटी ए हो गई, एक क्वांटिटी बी हो गई और एक क्वांटिटी हमारे पास सी हो गई। तो हमारे पास तीन क्वांटिटी के अंदर, ओके मैं रिपीट करता हूँ मीन प्रोपोर्शन वाली बात, कि मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है अच्छा मीन का मतलब पहले देख लेते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब तो आपको पता ही है। मीन का मतलब होता है, आप मीन मीडियन मॉड पढ़ते हैं तो मीन के अंदर हमारे पास मीन का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं 1 2 3 7 9 2 3 3, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है डेटा में। ठीक है, तो इसमें मीन वैल्यू क्या हो गई, मीन जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। अगर आप देखें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, यहाँ पर देखें 3 तीन दफा आया हुआ है, 2 दो दफा दबाया, तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी हो रही है, 3। तो मीन का मतलब है ऐसी वैल्यू या ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो रही हो, या आप ये कह सकते हैं दो चीजों में सेम हो। इस केस में हमारे पास दो रेशो थे, उसमें हमारे पास मीन क्या था, y। मीन प्रोपोर्शन इसको हम बोलते हैं इस वेरिएबल को जो दोनों रेशो के अंदर कंटिन्यूटी दिखा रहा हो। आप देख सकते हैं y इसमें भी रिपीट हो रहा है, x रेशो y में, और y z वाले में भी रिपीट हो रहा है। तो जो y है ना, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ये चीज समझ में आ गई, जो रिपीट हो रहा हो। ओके, इसी तरह मैं आपको ये नीचे वाला केस पढ़ा रहा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर a रेशो b है और यहाँ पर इक्वल्स टू है या प्रोपोर्शन है b रेशो c के, तो इसमें मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया हमारे पास b, क्योंकि b दोनों में रिपीट हो रहा है। और इसको मैंने बताया कि इस केस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमें एक रूल पढ़ा था, उस रूल के तहत हम इसको कह सकते हैं कि इसको डुप्लीकेट रेशो की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। यानी कि अब इस चीज को गौर से समझिएगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेशो है, तो हम इस चीज को ये कह रहे हैं, हम a रेशो c इक्वल्स टू a स्क्वायर रेशो b स्क्वायर के। अब इस चीज को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा।
हमने यहाँ कहा कि हमारे पास कितनी टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स हैं। एक ए हो गई, एक हमारे पास ये बी टर्म हो गई जो कि रिपीट हो रही है, और एक सी टर्म हो गई। तो 3 टर्म्स हो गई। तो अगर कोई ऐसी चीज जो कि कंटिन्यूड रेशो में गिवन हो, तो उसमें हम करते क्या है, अगर इस फॉर्म में ले आएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाती है काइंड ऑफ। ठीक है, अगर इस फॉर्म में भी गिवन है तो आप पहली टर्म और दूसरी टर्म का रेशो, पहली टर्म और दूसरी टर्म का रेशो मैंने यहाँ लिख दिया, ये है पहली टर्म और दूसरी टर्म का रेशो। पहली टर्म और दूसरी टर्म का रेशो इक्वल कर देंगे किसके, पहली टर्म और सेकंड टर्म के स्क्वायर के, यानी कि पहली टर्म और सेकंड टर्म का डुप्लीकेट रेशो के। डुप्लीकेट रेशो क्या था हमारे पास, हम कह रहे थे डुप्लीकेट रेशो होता है कि अगर ए स्क्वायर, ओ सॉरी, ए रेशो बी गिवन है तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा, डुप्लीकेट रेशो ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डुप्लीकेट रेशो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम कह रहे हैं, इस चीज को मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, 4 टर्म्स नहीं है क्योंकि बी रिपीट हो रही है तो उसको 1 ही काउंट करेंगे। अब हमारे पास अगर कोई रेशो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में हो तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म से आप या तो ये वाली फॉर्म से ये वाली चीज डिराइव कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी ला सकते हैं। और लाने का तरीका ये है कि आपके पास जो पहली और जो लास्ट वाली टर्म्स हैं उनको आप रेशो में ले आएंगे। यानी कि यहाँ पर हमने जिस तरह ये किया, ए रेशो सी ले आए हम पहले, पहली और लास्ट वाली टर्म, और जो फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म है ना उसको इक्वल कर देंगे डुप्लीकेट के, यानी कि ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ये डुप्लीकेट है ना, अगर हम ए और बी को, फर्स्ट टर्म ये है हमारी और सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक जगह पे लिखें और इसका डुप्लीकेट करें तो हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, जो कल हमने लास्ट पढ़ा था क्लास, रेशो के जो हम रूल्स वगैरह पढ़ रहे थे। ये चीज समझ में आ गई कि हम इसको स्क्वायर के कैसे बराबर कर रहे हैं या डुप्लीकेट रेशो को कैसे बराबर कर रहे हैं। ओके, तो ये आसान चीज थी काफी वैसे तो, ये आपको समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब आगे हम लेके चलते हैं इस चीज को, और हम बात करते हैं, अच्छा ये इस चीज का एंड था प्रोपोर्शन का, रेशोज वगैरह का, जितने भी रिलेटेड चीजें थी। अगर आपको कुछ अभी भी पूछना है रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ है सवाल, कोई भी सवाल तो अनम्यूट करके बेशक पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली ऐसे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम इसी का एक नया पार्ट शुरू करेंगे। ओके, वेरी गुड। अब हम इसका नया पार्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है वेरिएशंस। अब वेरिएशंस का क्या मतलब है, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूँ प्यारी सी, वेरिएशंस की। वेरिएशंस, वेरिएशंस के नाम से मतलब पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है हमारे पास। वेरिएशंस का मतलब होता है ऐसी चीज जो वेरी करती है। ठीक है, वेरी, अगर आप इस नाम को तोड़ दें थोड़े 2 हिस्सों में, एक हिस्सा आता है हमारे पास ये वेरी वाला हिस्सा, ये एशियंस वाला छोड़ दें अभी। एशियंस तो आपको पता है जिस तरह कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन का वर्ड, कंबाइन वर्ड होता है ना हमारा, कंबाइन, उसको हम क्या कर देते हैं, कॉम्बिनेशन कर देते हैं, है ना। तो ये जो एशियन वाली चीज है ये तो अलग चीज है, कॉम्बिनेशन ये हम दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ड में लेके जा रहे होते हैं। वेरी का मतलब क्या होता है, इस वेरी को हम इंग्लिश में कुछ इस तरह भी लिखते हैं कभी कभार अपने पास, वेरी, VARY। वेरी का मतलब होता है वैल्यूज का, वैल्यूज का नहीं, किसी भी चीज का चेंज होने को या डिफरेंट होने को। लाइक हम कहते हैं ना कि आपका दिमाग और मेरा दिमाग डिफरेंट है, आपकी साइकी मेरी साइकी डिफरेंट है, आपकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। तो हम डिफरेंट जो वर्ड बोल रहे हैं हम कह सकते हैं हम दोनों की थिंकिंग में वेरिएशन है, या फिर आपकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग से वेरी करती है। ये बात समझ में आ रही है, वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है। ओके, वेरी गुड। तो वेरिएशंस का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, किसी चीज का चेंज होने को हम बोलते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन हमारे पास 2 टाइप की होती है। ठीक है, पहली टाइप और दूसरी टाइप। पहली टाइप होती है हमारे पास डायरेक्ट,
ठीक है। और जो दूसरी टाइप होती है हमारे पास वो होती है इनवर्स, इनडायरेक्ट नहीं होती, ठीक है, इनवर्स होती है। इस चीज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो सकती है या इनवर्सली प्रोपोर्शन हो सकती है, और इसी चीज को हम वेरिएशन में लेकर आते हैं। अब डायरेक्ट वेरिएशन देखते हैं क्या होता है। इस चीज को मैं बता रहा था, इस चीज को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ प्रॉप। इस चीज को हम लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास, ये हो गई, इसको डिस्कस कर लिया क्या चीज़ है। अब इसके डेप्थ में जाते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब। अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेते हैं अपने पास। एक ले लेते हैं हम x, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम y। बहुत आसान सी चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है ये। x और y हमने कोई भी दो वेरिएबल ले लिए, और इन्हीं दो वेरिएबल की मदद से हम इस चीज़ के पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। हम अगर बोला जाए कि दो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स का मतलब चेंज होने वाले नंबर्स कोई भी, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, या फिर अगर बोलते हैं इनका रिलेशन आपस में डायरेक्ट वेरिएशन वाला है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो होता है ये। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन, ये वाला, इस तरह का। ये इन्फिनिटी का साइन नहीं है, ये इस तरह हाफ वाला साइन है, मतलब हाफ इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी को काट दें तो ये प्रोपोर्शन का साइन बन जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। ठीक है, हमें अगर बोला जाए कि डायरेक्ट वेरिएट हो रहा है एक्स और वाई, या एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं। और अगर हमें बोला जाए कि एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक्स यहाँ पर आएगा, और इनवर्स का मतलब है 1/y, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब इस चीज को गौर से देखें, ठीक है। अच्छा इनवर्स, अच्छा अगर कोई भी प्रोपोर्शन का साइन होता है ना, इस चीज को मैं पहले बता देता हूँ कि अगर हमारे पास इन प्रोपोर्शन का साइन है, इस चीज को अगर हम इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वल टू लिख रहे हैं, ठीक है, इस जगह, तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी मैथ्स की जुबान में के, कि कोई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी एक सिंगल नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर, तो के से हम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें बोला जाए कि इसको इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हम करते हैं इस तरह, x इक्वल्स टू के वाई। अगर आप यहाँ पर देखें, इसी को अगर इसी तरह कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू के ओवर वाई। यहां तक समझ में आ गई बात की क्या है? वेरी गुड। अब अगर आप देखें इसको गौर से, अगर हम x की कोई वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ x की वैल्यू ली, अच्छा k की वैल्यू आप यहाँ पर ले लें कोई भी, ठीक है, k की वैल्यू हमने यहाँ ले ली 3, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी पुट करें, या फिर y की वैल्यू कोई भी पुट करें, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर x की, अगर y की वैल्यू पुट करें 1, y की वैल्यू पुट करें 2, y की वैल्यू पुट करें 3, तो अगर आप देखें इसकी गौर से, तो कि अगर हमारे पास k 3 है और y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, k और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 3 1 जा 3, हमारे पास x का पहला आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर हम इसको y को 1 रख रहे हैं, दूसरे केस में हमारे पास अगर 2 रख रहे हैं, तो 2 3 जा 6, इसी तरह 3 3 जा 9। यानी कि अगर आप गौर से देखें इधर, हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं जिसमें y यहाँ लिया हमने और यहाँ x ले लिया, टेबल बनाया, हम बोले, हमने बोला अगर कि 1 रखा y, और जब 2 रखा और जब 3 रखा,
तो x की क्या वैल्यूज आ रही थी, 3, 6 और 9। जब हमने 1 रखा तो 3 आ रही थी वैल्यू x की। अब आप अगर गौर से देखें तो अगर हम y की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास x की भी वैल्यूज बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन, कि अगर एक वेरिएबल को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर इसी वेरिएबल को किसी भी एक वेरिएबल को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो इसके साथ का दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा। ये चीज समझ में आ गई? वेरी गुड। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन में इन्वर्स की बात हो रही है, यानी कि उल्टा हो जाएगा इसका, कि अगर एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज कम होगी। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कि अगर एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज हमारे पास कम होगी। अगर ये वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शन को अगर इसी तरह हम वैल्यूज के अंदर लेके देखें कि हम कुछ वैल्यूज ले लें, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करें, तो हम यहीं पर x की या y की वैल्यू ले लेते हैं, इसकी जगह 2 रख लेते हैं। ठीक है, वही जो हमने पहले लिया था, और y को इंक्रीज करते हैं, या आप कह लें x की वैल्यूज या y की वैल्यूज ही रख लेते हैं हम अपने पास। यहाँ पर लिखा हमने y, ठीक है, यहाँ लिखा x, y की वैल्यू रखी हमने वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू रख रहे हैं 4, तीसरी वैल्यू रख रहे हैं हम 8। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हमारे पास k2 है और y की वैल्यू 2 रखें तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अगर हम 4 रखें तो 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 होता है हमारे पास 2 वन 2, 2 टू 4, यानी कि 1/2। इसको हाफ भी बोलते हैं हम, हाफ, या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर 1/8 रखें हम तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 0.25 शायद, अगर हम 2/8 कर रहे हैं, यहाँ पर 2/8 कर रहे हैं, 2 वन 2, 2 4 8, 1/4 होता है 0.25, या 1/4 इसको आप यहाँ पर लिख लें अगर। तो अगर आप देखें कि y की वैल्यूज अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास x की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है ना, छोटी होती जा रही है। 1 है, फिर 1 से हाफ हो गई, हालांकि y तो बढ़ रहा था, और इससे आगे और 8 पे लेके गए तो और छोटी हो गई वैल्यू। ये चीज समझ में आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या चीज होती है? वेरी गुड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने फौरन जवाब देना है डी या आई की फॉर्म में। ठीक है, आपने बोलना है या तो डी या बोलना है आई। डी का मतलब है डायरेक्टली इनवर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शन, या इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। आई का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन। अब मुझे बताएं कि ए और ए और बी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, ए और बी का? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें, डायरेक्ट रिलेशन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वेरी गुड। और ए और सी का? वेरी गुड। मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई है सारी, है ना? ये चीज समझ में आ गई है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या है। अच्छा, अब इस चीज से रिलेटेड हमारा ये जो है चैप्टर वेरिएशंस वाला ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमारा जो पहली थ्योरी है इसका, एक्सरसाइज 3.1 तक का, ये आपने इसको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करनी है पूरी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, या उससे आगे भी क्वेश्चन आए गए, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 तक। वैसे आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू करना है एक्सरसाइज 3.1 को, और ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप लेके चलें इनको, इन्वर्सली प्रोपोर्शन को और डायरेक्टली प्रोपोर्शन को। लेकिन आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, इस तरह के लास्ट आपने बुक से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, जो कि मैंने लास्ट होमवर्क दिया था आपको।
अब मेरा होमवर्क है वेरिएशन वाली चीज जो मैंने समझाई है। अगर आप देखें 3.4 पेज नंबर 33 जो आपकी बुक का है, वेरिएशन वाला जो है थ्योरी जो लिखी हुई है पूरे वेरिएशन को समझाई हुई है, उसको सिर्फ आपने एक दफा रीड करना है और रीड करने के बाद उसको आपने क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान लगेंगे। फिर आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन बोल रहे हैं आप इसको, या डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन बोल रहे हैं आप इसको, जो समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ आ जाएगी एग्जाम्पल्स के थ्रू जो उन्होंने दी हुई है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज आप 3.1 सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।